जो इस टाइम 11वीं क्लास के बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी चल रही होंगी कि सर 12th क्लास का सिलेबस कैसा होगा, किस प्रकार के फिजिक्स हम वहाँ पे पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आप में सभी मैक्सिमम बच्चे के दिमाग में यही होगा, सर 11th बेस्ट है, क्या मैं अब सेलेक्ट हो सकता हूँ, पहला सवाल, या हो सकती हूँ, दूसरा सवाल। आप में से कोई ऐसा रेयरली कोई बच्चा होगा जो कहेगा सर मुझे तो कुछ ही नहीं आता। ठीक, थोड़ा थोड़ा नाम तो आपने सुना होगा। एक्सेप्ट करो कि भैया मुझसे गलती हो गई है और उस कमियों को भाई साहब दूर करो, ये बहुत जरूरी है। आप जो भी आपने गलतियां की हैं आपको पता है, मैं बोलूंगा नहीं वरना वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरी बनाते हैं कि यस सर रोजाना की उनकी डायरी बदलती रहती है, हम ये करेंगे हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट कभी नहीं करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इस वक्त 11वीं क्लास में और 2 महीने के बाद वो चले जाएंगे 12th क्लास में। यस, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस टाइम 11वीं क्लास के बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी चल रही होंगी कि सर 12th क्लास का सिलेबस कैसा होगा, किस प्रकार के फिजिक्स हम वहाँ पे पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, या क्या क्या वो गलतियां हो सकती है जो गलतियां जो है हम बेसिकली हमको पहले से ही पता रहेगा तो हम शायद वो गलतियां ना करें। किन किन बातों पे हमको ध्यान देना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की 11वीं के ये चैप्टर्स जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो 12th में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इस साल मैंने लक्ष्य 2025 मैंने लिया था। तो जाहिर सी बात है उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे शेयर करूंगा जो शायद आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगी आपकी इस जर्नी के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे कॉमन सवाल जो बच्चे के दिमाग में आता है, जो मुझे लग रहा है आप में सभी मैक्सिमम बच्चे के दिमाग में यही होगा, सर 11th बेस्ट है, अब क्या करें। ठीक है, 11th बेस्ट है सर, क्या मैं अब सेलेक्ट हो सकता हूं, पहला सवाल, या हो सकती हूं, दूसरा सवाल। या सर अब तो सुना है कि सर 9th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 9th 10th से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब वो तो हमसे आगे निकल गए। ठीक है, तो क्या अब हम सेलेक्ट हो सकते हैं क्या? एक कॉमन सा सवाल है जो आपके दिमाग में आता है। मैं इसके आपके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, बस ध्यान से सुनना। ठीक, तो सबसे पहली बात, यस मेरे भाई तू सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेलेक्ट हो सकता है। ठीक, मैं ऑफलाइन क्लास में यहाँ पीडब्ल्यू में तो मैं 2.5 साल से ऑनलाइन में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऑफलाइन क्लास में था। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि 11th क्लास बच्चे की वेस्ट हो गई। ठीक है वेस्ट हो गई, लेकिन 12th क्लास में उसने खूब मेहनत करी और मेहनत करके उसने बढ़िया सिलेक्शन ही नहीं लिया, बढ़िया रैंक भी लेके आया। लेकिन 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 मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात सच है। क्योंकि 12th क्लास जो है उसकी जर्नी आपकी 11th क्लास से काफी ज्यादा बिजी रहती है। कुछ बच्चे इसको स्ट्रेसफुल भी बोल देते हैं, कुछ बच्चे इसको बिजी भी बोलते हैं, क्योंकि 11th क्लास में क्या स्कूल उतने सीरियसली आप लोग लेते नहीं हो। ठीक है, और क्लासेस आपकी जो है बहुत स्मूथ मोड पे चल रही होती है। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। ये बात सच है। क्यों बर्डन बढ़ जाता है भाई साहब? बोले भैया सर इस बार तो थोड़ा बोर्ड पे भी ध्यान देना है। स्कूल में तो चलो 11th क्लास में पास हो गए, काम चल गया, लेकिन 12th में तो बोर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना। उसके साथ साथ सब मेंस पे भी फोकस करना है और एडवांस तो हमारा मेन टारगेट है ही। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बात सच है कि 12th की जर्नी आपकी जो है 11th क्लास जैसी तो नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, और प्लस 11th क्लास के कुछ ऐसे पाप होंगे जो आपके सामने बार बार आएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपका मूड खराब करेंगे, अरे यार ये फिर आ गया यार, इसको हमने ठीक से नहीं पढ़ा था पिछले साल। तो इसलिए जो है ये एक चैलेंजिंग जर्नी आपकी रहने वाली है। तो जो बातें मैं आपको यहाँ पे बोलूं, प्लीज उन बातों को ध्यान से सिंसियरली तरीके से सुनना, डायरी में लिख लेना अगर आप सच में चाहते हो जेईई में सेलेक्ट होना। ठीक, और आई होप ये बातें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहली बात, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? बिल्कुल सेलेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सेलेक्ट हो सकता है, बढ़िया रैंक के साथ भी सेलेक्ट हो सकता है। बस वो गलतियां मत करना जो तूने 11th क्लास में करी थी। बात समझ में आ रही? सर टाइम तो है नहीं, सर टाइम नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूं ना कब निकलेंगे। ठीक है, मैं बताता हूं टाइम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यस आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं। पहली बात, सर जो 9th 10th में पहले से प्रिपरेशन कर रही है, टेंशन बिल्कुल मत ले। 9th 10th क्लास में जो उन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं पढ़ा होता है जितना कि आप उसको कवर ना कर पाओ। सारी बात समझ में? ठीक, हाँ जिस बच्चे ने 11th बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, जिस बच्चे ने 11th बहुत अच्छे से कर लिया है, उसको बीट करना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा 9th 10th में अगर पढ़ पहले से ही उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है, और अगर आप जो है अभी से ही आप सिंसियर तरीके से हो जाते हो, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको जो है आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको ब्रेक जो है बीट कर सकते हो। क्योंकि इसकी सिंपल सा रीजन है भाई, 10th क्लास की फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर की चीजें।
ठीक है ना। जो 10th क्लास की फिजिक्स आप पढ़ते हो, जब आप 12th क्लास में एंटर करोगे तो उसमें से हर लेक्चर के 2 लेक्चर में ही वो सारी बातें, हर चैप्टर के 2 लेक्चर में सारी बातें खत्म हो जाती है, बाकी चीज तो फ्रेश है। ठीक, और 10th में क्या पढ़ा था 1.5 साल पहले, कहां किसी बच्चे को याद रहता है, उतना ज्यादा याद नहीं रहता है। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं तो ये पॉइंट लिख ही ना रहा था भैया, जो हमारे एक पॉइंट हमारे जो सामने मेरे साथ जो है यूट्यूब वाले, तो वो कह रहे थे कि सर ये पॉइंट लिख दो, बच्चा बहुत कहता है इसके बारे में, तो मैं भैया इस पॉइंट को तो रहूं मिटा। ठीक है, नहीं कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपका कंपटीशन आपका खुद से है। देख, अभी का जो जे 2025 का मैं पेपर आपसे बोलूं, ठीक है, क्योंकि अभी जेईई मेंस हुआ है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जो 100 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाए जेईई मेंस में, टोटल 100 नहीं कर पाए। ठीक है, जबकि पूरा का पूरा पेपर क्लास नोट से आ रहा है। आप सब लोग जानते हैं पेपर फिजिक्स का कितना कितना आसान आ रहा है, केमिस्ट्री में भी आसान आ रहा है, मैथ्स में थोड़ा टफ आ सकता है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई साहब 100 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, 125 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। समझ मारी बात? ठीक, क्या वजह है, क्या वजह है? कुछ तो गलती की होगी ना, ठीक से नहीं पढ़े होंगे, चीजों को लाइटली ले लिया होगा, टाइम वेस्ट बहुत किया होगा। ठीक है, तो भाई साहब वो पेपर, बिलीव मी, मैं आपसे बोलूंगा कि अभी जो 2025 का पेपर हुआ है, वो पेपर एक बार आप उठाओ और जितना तूने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर तू 11th क्लास का पोर्शन अगर तू देखेगा तो कहेगा अरे यार सर ये क्या चल रहा है सर, इसमें तो 50 नंबर तो मैं ही ले आऊंगा सर, 40-50 नंबर तो। लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं ला पाए, नहीं ला पाते। सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लाने वालों ने लाया है। जो जिन बच्चों ने खूब मेहनत करी 11th क्लास 12th क्लास, उन्होंने जो है 150, 200, 178, 186, 194, 225, 230, ठीक है, 240 तक जो है मैंने सुना है मार्क्स, इतने तक बच्चे मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि यस आप ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन बस आपको जो है थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए, किन किन चीजों को बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, सेलेक्ट हो सकता हूं, बिल्कुल सेलेक्ट हो सकता है। दूसरा कि सर 11th क्लास मेरी बेस्टेड है, चलो अब इसका सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन क्या होगा? मैंने कहा देख भाई, मैं इतना तो मानता हूं तेरी सारी की सारी 11th क्लास तो वेस्ट नहीं होगी। आप में से कोई ऐसा रेयरली कोई बच्चा होगा जो कहेगा सर मुझे तो कुछ ही नहीं आता। ठीक, थोड़ा थोड़ा नाम तो आपने सुना होगा, थोड़ा थोड़ा तो आपने हर चैप्टर का नाम सुना होगा, या हो सकता है 3-4 चैप्टर ऐसे हो जो बिल्कुल आपको नहीं आते। उन सबका समाधान जो मुझे देखने के लिए मिलता है वो हमारा मिल जाएगा किस पे? मंजिल सीरीज पे। जैसा मंजिल सीरीज हो गई, या कोई भी वाईटी पे, आप सब लोग जानते हो वाईटी जेई वाला चैनल से आप लोग कनेक्टेड हो, वाईटी पे जो भी आपको लेक्चर मिल जाए, ठीक है, वाईटी पे कोई भी सीरीज हो, मंजिल सीरीज हो, माइंड मैप सीरीज हो, रिवीजन सीरीज हो, जो भी सीरीज हो, ठीक है, उन सब का अभी सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी और मार्च। समझ मारी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हल्के में मत लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तुझे अगर लगता है कि तेरे को रोटेशन नहीं आता, समझ मारी बात, तो जाके मंजिल सीरीज पे जा और 12 घंटे का, 10 घंटे का, 8 घंटे का जो भी लेक्चर है उसको देख। ठीक, अभी समय है, अभी कर सकता है तू। ठीक, क्योंकि मार्च तो फ्री रहेगा, स्कूल का टाइम उतना ज्यादा, स्कूल का एग्जामिनेशन उतना समय ज्यादा तेरा जाएगा नहीं, तो अभी तो कर सकता है। और यही सबसे बढ़िया टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम यही है, क्योंकि जैसे ही तेरा 12th स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में, उसके बाद तुझे फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा, अभी सबसे बेस्ट टाइम है भाई। तू देख उन बच्चों की सोच, ठीक, देख ध्यान से समझ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2025 लिखने जा रहे हैं, 2025 का अप्रैल का पेपर देना जाएंगे वो। ठीक, अब उनके भी बहुत सारे बैकलॉग है। ठीक, किसी का ये चैप्टर नहीं हुआ, किसी का ये चैप्टर नहीं हुआ, कहां से कवर कर रहे हैं? मंजिल से कवर कर रहे हैं। तो भाई अगर वो इतने स्ट्रेस वाले माहौल में कि अभी जेईई मेंस 1 दे के आए, उसमें रिजल्ट उनका खराब आया है और अब उनको जेईई मेंस 2 देना है, उनको तो बेचारों को बोर्ड भी देना है, जो 12th वाले बच्चे, उनको तो बोर्ड में भी फोकस करना है। जेईई मेंस भी कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार बाई चांस बिगड़ गया। ठीक, और उनको जो है फिर 12th में, फिर 12th जो अप्रैल में फिर से उनको जेईई मेंस 2 देना है। तो अगर वो बच्चे इतने प्रेशर झेलने के बाद बेचारे मंजिल सीरीज से अपना अपना बैकलॉग कवर कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो कोई इस टाइम पे प्रेशर ही नहीं है, फ्री हो बिल्कुल यार। ठीक है, तुम्हें कौन सा भी वोट देना है या तुम्हें कौन सा भी जेईई मेंस देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है जो इस फरवरी मार्च के समय में दौड़ के आगे निकल जाएगा। वो याद रखना मेरी बात, वो पूरे साल आगे रहेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बाकी लोगों से बेटर आएगा, कई गुना बेटर आएगा। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट चीज बोले सर सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा मंजिल सीरीज हो गया, ढूंढ ढूंढ के लेक्चर निकालो। मैं तो बोलूं बढ़िया तरीके से अटेंड करो, वही चैप्टर जो आपको नहीं आते या जो आपको आधे अधूरे आते हैं वो चैप्टर आप कवर करो। क्लियर है? ठीक है सर जी। इसलिए मैं वाईटी सीरीज बोल देता हूं क्योंकि अलग बहुत सारी सीरीज है, अब तो जो आपकी चॉइस हो, अब तो बहुत सारे ऑलमोस्ट हर टीचर ने अपना कंटेंट डाल रखा है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। बढ़िया तरीके से पढ़ मेरे भाई और शानदार तरीके से बैकलॉग फरवरी और मार्च में ही खत्म कर ले सारा का सारा। मैं बता रहा हूं देख, वरना बाद में कहेगा गुरुजी ने बताया तो था लेकिन हमने लाइटली ले लिया। नानी के घर चले गए थे घूमने के लिए, खेलने चले गए थे, ठीक है, ऐसे ही मस्ती मस्ती में गुजार दिया था, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में मस्ती करनी होती है। ये सब मत करना,
ये सब मत करना, ठीक। दूसरा, अगला, अब दूसरी बात आती है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली मैं तो बोलूंगा जिस हिसाब का जेईई मेंस का पेपर आ रहा है उस हिसाब से तो भाई साहब हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चैप्टर, क्योंकि सवाल कहीं से भी उठ के आ सकता, कहीं से भी उठ के आ सकता है। और जेईई मेंस वाले तो बहुत सिंपल पूछ रहे हो, एडवांस वाले मिक्सिंग ऑफ चैप्टर पूछते हैं, मिक्सिंग ऑफ चैप्टर, ठीक। तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज है। फिर भी मैं उन चैप्टर्स के नाम बता दे रहा हूं जो आप एटलीस्ट जरूर करके जाना, क्योंकि इनका इस्तेमाल 12th क्लास में होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा तो कोशिश करता हूं लिखने की, वरना बोल दूंगा, ठीक है। जैसे कि शुरुआत करते हैं फिजिक्स में, पहला चैप्टर आता है तेरा यूनिट डायमेंशन, कोई काम नहीं आएगा। दूसरा चैप्टर आता है तेरा वेक्टर, मैं बोल देता हूं, यार लिखूंगा ना तो जगह इतनी है नहीं यहां पर, ठीक। दूसरा चैप्टर आता है तेरा वेक्टर, तो वेक्टर में तेरे को ये निकालना आना चाहिए कैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, या कैसे बहुत सारे वेक्टर अगर दे रखे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ये काम आएगा, ये काम आएगा तेरा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक। जब घड़ी दी होगी, बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे, हर चार्जेस की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, तो वहां पर इस वेक्टर का इस्तेमाल होगा। समझ मारी बात। तो यस, वेक्टर आप अपना अच्छे तरीके से करना। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो हम डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन उसका बेसिक आइडिया तेरे को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेसिक आइडिया का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम आइडिया का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, ये सब रट्टा मार के बैठो नहीं। बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए कि बच्चा पत्थर अगर ऊपर की तरफ फेंका है तो वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम हो जाती है, अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह कंसीडर ना करे तो इस प्रकार के जो बेसिक फंडामेंटल सवाल है, बेसिक फंडामेंटल कि भाई साहब अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा जो है एक्स आ जाएगा। एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ऐसे जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल है वो आप जरूर कर लीजिएगा, क्लियर है। बाकी जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम हो गए, ये सब छाता कहां लगाऊं कि भीगू ना, चिड़िया उड़ रही है किसको कहां दिख रही है, ये सब इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। मतलब 12th में इस्तेमाल नहीं होगा। देख 12th की जो फिजिक्स है वो सारी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सारी का मतलब चैप्टर्स काफी ज्यादा, सारी नहीं 80% तक इंडिपेंडेंट है। जैसे कि पहला चैप्टर आएगा तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें तेरी मैकेनिक्स आएगी, उसमें तो आएगी। दूसरा चैप्टर होता है तेरा कैपेसिटर। कैपेसिटर केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि तूने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ठीक। तीसरा चैप्टर तेरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि तूने 11th क्लास पढ़ी है नहीं पढ़ी है। अगर तूने 11th क्लास नहीं पढ़ी तो कैपेसिटर और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों बढ़िया तरीके से तू कर सकता है, ठीक। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर अपन बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म पे थोड़ा सा मैकेनिक्स का यूज होगा, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी मैकेनिक्स आएगी। लेकिन मैकेनिक्स भी मैग्नेटिज्म भी एक तरह से इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो वहां पर अगर तेरा 11th का बैकलॉग है तो भी तू अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से एडवांस लेवल का पढ़ सकता है, ठीक। फिर आता है ईएमआई। ईएमआई में भी थोड़ा सा 5% मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो सकता है या मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर तेरा 11th वेस्ट है तो उसकी वजह से तू ईएमआई नहीं समझ पाया ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर तेरे को 11th नहीं आती है कोई बात नहीं, फिर भी तू ईएमआई पढ़ सकता है, फिर भी तू मैग्नेटिज्म पढ़ सकता है, फिर भी तू करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकता है, फिर भी तू कैपेसिटर पढ़ सकता है। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसमें तू तभी फेल होगा जब दोबारा मक्कारी करेगा। मक्कारी दोबारा नहीं करनी है, सुन ले मेरी बात तो। इसलिए बहुत जरूरी थी ये वीडियो, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाए, ठीक है। ईएमआई के बाद फिर अगला चैप्टर आता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट फिर से डिफरेंट चैप्टर है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा तूने ईएमआई ठीक से पढ़ा नहीं पढ़ा है, या थोड़ा सा एसएचएम का यूज आ सकता है, मैथमेटिकल यूज आ सकता है एसएचएम का, बस। वरना आपका अल्टरनेटिंग करंट भी शानदार तरीके से, फ्रेश तरीके से जब आप पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारे पुराने पाप फिर से वापस नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तो भाई साहब तूने 70% ऑलरेडी पढ़ रखी है केमिस्ट्री में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, फोटोन थ्योरी है कि भाई साहब एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, NH/λ होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, NhC/λ होती है 1240/λ, लैम्डा को नैनोमीटर में पुट करना पड़ता है, ठीक। बोहर्स मॉडल, ये सब पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम लोग, फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स फिर से आएगा बोहर्स मॉडल, ठीक, कि भाई साहब जो बोहर्स के पोस्टुलेट थे, ठीक। उसके बाद एनर्जी लिखा करते थे -13.6 Z²/n², ठीक है। एक अगर इलेक्ट्रॉन जो है n1 से n2 कूद रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। एक जो है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दोगे, कितनी एनर्जी दे देगी, n = 1 से n = 3 पे चले जाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको फिर से यहाँ पे दोबारा देखने के लिए मिलेंगे। आ रही बात। रेडियो एक्टिविटी, ठीक, थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी, अब तो खैर जेईई मेंस के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अगले साल का पता नहीं, ठीक है। जो है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, पूरा इंडिपेंडेंट है, पुराने से कोई लेना देना ही नहीं उसका, उतना बिल्कुल अपनी उसकी अलग दुनिया है, ठीक। तो ये मॉडर्न फिजिक्स भी आपका पूरा इंडिपेंडेंट है, जिसका 70% ऑलरेडी आप जो है केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल लोड देने वाला नहीं है। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत स्कोरिंग है जेईई मेंस के लिए, तो आता ही आता है, उससे सवाल, वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है। उसके लिए भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी 11th वेस्ट है या तेरी 11th वेस्ट नहीं है। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स
ऑल तो आप फ्रेश तरीके से पढ़ तो सकते हो, लेकिन अगर आपने साउंड वेव अच्छे से पढ़ रखा है तो उसका बेनिफिट आपको वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा। ठीक है, ऑल दो वेव ऑप्टिक्स आप इंडिपेंडेंट तरीके से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि हम सब लोग जब टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश से फिर से पढ़ाते हैं, जीरो से पढ़ाते हैं। लेकिन किसी बच्चे ने का साउंड वेव अच्छे से पढ़ रखा है तो उसका फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली चीजें फिर से आप देखते हो। ठीक, एक छोटा सा चैप्टर और आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, 3 घंटे का चैप्टर है वो एक बार लेक्चर अटेंड कर लेगा बढ़िया तरीके से तो उससे सारे मार्क्स निकाल लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो है 12th की फिजिक्स, जिसमें एक चैप्टर और आ गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी इंडिपेंडेंट है। अब तूने 10th में तो पढ़ा होगा ना यार कि मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, बता इमेज कहां बनेगी। ठीक है, या लेंस है, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट रखती तो बता इमेज कहां बनेगी, कितने टाइम्स बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, तो पढ़ा होगा ना तूने। तो तू बता इसमें कहां mg फोर्स लग रहा होता है, कहां इसमें रोटेशन का कंसेप्ट आ रहा है, कहां इसमें हीट का कंसेप्ट आ रहा है, कहां इसको फ्लूइड में डुबो दिया पानी में। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो ये भी एक तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट चैप्टर ही है ऑप्टिक्स भी। तो इतनी देर से मैं तुझे कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा मैकेनिक्स का इस्तेमाल होगा, अच्छा खासा भी इस्तेमाल हो सकता है अच्छे सवालों के लिए, और मैग्नेटिज्म ईएमआई में थोड़ा सा होगा। इसके अलावा कोई भी चीज आपकी 11th क्लास की यहां पे काम नहीं आने वाली। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर, और सवाल बनाने के लिए तो बन सकता है। देख, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगी तो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि 11th क्लास का बेसिक फंडामेंटल, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का 11th वेस्टेड है। ये देख मुद्दा इसी के लिए चल रहा है, ये 11th में कहीं बाद में गए। ठीक है, ये मुद्दा उन्हीं बच्चों के लिए चल रहा है कि किसी का 11th वेस्टेड है, तो क्या हम 12th क्लास के फिजिक्स कमांड पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। क्या हम 12th क्लास में अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस दौरान भी बीच में टाइम निकालो, अपना जो है भैया मंजिल सीरीज होगी, यूट्यूब की जो भी सीरीज होगी उससे अपना बैकलॉग कवर करो। दिस इज हाउ आप जो है वापस अपनी रेस में अच्छे से आ सकते हो। आगे बात समझ में। और वैसे मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन तो देख कहीं कभी कहीं भी बनाया जा सकता है, वैसे तो कहीं भी बन जाएगा। ठीक, वो बात सही है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, लेकिन वही करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी तार के, कोई तार दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, उससे करंट पास कर रहा है, उसका क्रॉस हीट लॉस आएगा, उस हीट लॉस से कोई पानी गर्म करवा दे कि भाई बता कितनी देर में कितना पानी गर्म हो जाएगा। ठीक, तो वो तेरा कैलोरीमेट्री का सवाल बन गया। तो इस प्रकार के सवाल मिक्सिंग आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें जो है बेसिकली एडवांस के लिए काम करती है। मेंस वाला तो डायरेक्टली ही सवाल पूछ रहा है, और उसके बाद तब तक थोड़ी बहुत मेहनत तू 11th क्लास की भी करेगा, और अगर बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो अगर 11th क्लास की रख सकता है तो मिक्सिंग ऑफ चैप्टर के साथ भी आप धीरे धीरे खेलना सीख जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो सबसे पहला आपका काइनेमेटिक्स मैंने बता दिया, उसके बाद क्या आता है, न्यूट्रल ऑफ मोशन, एनएलएम। ठीक है भाई, एनएलएम तो पूरी मैकेनिक्स की जान है, इसको तो बड़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि इसमें 4-5 फोर्स ही होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आता है, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स हो गया, सूडो फोर्स हो गया, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरे साल आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बस बेसिक फंडामेंटल याद रखें कि भाई साहब कोई पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबसे पहले पता करो साले का सेंटर कहां है। ठीक, फिर उसकी एबीडी बना लो, सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और सेंटर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, और सेंटर की तरफ जितने फोर्स आए उन सबका सम बराबर mv स्क्वायर बाई आर कर दो, या mr ओमेगा स्क्वायर कर दो, डिपेंड्स क्या डेटा गिवन है। इतने से ही, या इस पे जितने बेसिक फंडामेंटल सवाल आपने पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लो तो आपका 12th में काम हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है वर्क पावर एनर्जी। यस, वर्क पावर एनर्जी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसको लगाना आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से सीख लीजिएगा। और उसके बाद एक आता है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, क्योंकि जैसे ही वर्क पावर एनर्जी में आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, ठीक, उसको हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे ही आप यहां पर पढ़ते हो ना, एच हाइट ओवर पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होती है अगर जमीन पर जीरो माना तो जैसे ही यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। तो अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, किस प्रकार से हमने स्प्रिंग के अंदर में कितनी स्प्रिंग अगर एक्स दबा हुआ है तो उसका पेट में हाफ की एक्स स्क्वायर एनर्जी होगी। इस प्रकार से जो भी हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ रखी हैं वो एक बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसका इस्तेमाल यह 12th क्लास में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो होगा। पहली क्लियर कर रहा हूं, देख मैं, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी की फील आपको आनी चाहिए। तो पहला हो गया पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आप जरूर ध्यान से कर ले वर्क पावर एनर्जी में, क्योंकि बहुत काम आता है। सेंटोमास और रोटेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत फोड़ू चैप्टर कहलाए जाते हैं। इनके सवाल वैसे तो कहीं भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन सेंटोमास रोटेशन के जो बेसिक फंडामेंटल है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। सेंटोमास का बेसिक कोलिजन वाला कंसेप्ट हो गया, सेंटोमास का किस तरीके से सेंटोमास की वेलोसिटी निकालते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन सेंटोमास कैसे निकालते हैं, ये वाला सवाल, और बेसिक कोलिजन वाले सवाल ये आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको ये बोल सकता हूं, पता है, क्योंकि आपके पास फरवरी और मार्च का टाइम है। मैं आपको बोल सकता हूं क्योंकि फरवरी और मार्च का आपके पास टाइम है, ठीक है। इसलिए फरवरी, मुझे नहीं पता वीडियो आप पे कब तक पहुंचेगी, हो सकता है कि आज 2-3 दिन के बाद ही मिल जाए, लेकिन जब भी पहुंचेगी आपके पास समय रहेगा, ठीक है, आप लोग इस पे इंप्रूव कर सकते हो और आपको करना चाहिए।
ठीक है। वहीं रोटेशन में आपको बेसिक फंडामेंटल, किस प्रकार से टॉर्क लिखा जाता है, किस प्रकार से जो है हम लोग जो है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं, रोलिंग की बेसिक कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आए तो यूट्यूब पे जो है क्लासेस पढ़िए, और रोटेशन पे तो मैंने भी मंजिल सीरीज में क्लास ली थी, तो आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद आगे रोटेशन के बाद जो चैप्टर आने वाले हैं उनके फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हीट आ गया, हीट ट्रांसफर एक ही फॉर्मूला आता है, रेडिएशन में एक ही फॉर्मूला आता है, ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 टी क्यू बाई डी टी आता था। ठीक, तो ये बेसिक नॉलेज आप लोग, डिटेल नॉलेज नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज अगर आप रख लोगे तो आपको 12th में थोड़ा सा भी सवाल कहीं वेरिएशन आएगा तो आप झेल जाओगे इस चीज को। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मस्त है एकदम। फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल थोड़ा सा आएगा कि बॉडी को पानी के अंदर डुबो देते हैं तो उसकी उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स, जो बॉयंसी लगती थी ना, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं खुद ही बता देता हूं। होता था ना रो एल इंटू वी इंटू जी, खत्म। ठीक है, ये एक बार देख लेना। ठीक, कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है किस प्रकार से जो है कोई बॉडी अगर पानी के अंदर डूबी होती है तो उसमें बॉयंट फोर्स जो लगता है, बॉयंसी लगती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ऐसे मोटे मोटे चीजें आप जो है रोटेशन के बाद की जो चीजें हैं जो मैंने बताई है वो मोटी एक बार देख लीजिएगा। अगर आप देख लोगे तो 12th क्लास में काफी वो कहते हैं ना मेंटली एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, और 12th क्लास में काफी जो है मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ यार ये बेसिक मेरे को आता है, तो 12th में आपको दिक्कत तो नहीं आने वाली। आ रही बात समझ में। और अगर आप फिर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। इसका मतलब अब सबकी समरी ये है बेटा, ये बात जो है आप डिपेंड करेगी कि फरवरी और मार्च का कौन ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाता है। क्लियर है। और अगर ये बात मेरी आपको समझ में आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें कि यस सर, हम पूरी की पूरी मेहनत करेंगे फरवरी मार्च में, और जो भी हमारी कमजोरी रह गई है हम उसको ठीक करेंगे। अभी का भी कमेंट कर। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट्स पर। अगला आपका जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं यहां पर एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स इन 11th क्लास यू हैव डन। भैया ये चीज बहुत जरूरी है, अपनी कमियों को जो है एक्सेप्ट करो कि भैया मुझसे गलती हो गई है, और उस कमियों को भाई साहब दूर करो। ये बहुत जरूरी है। आप जो भी आपने गलतियां की हैं आपको पता है, मैं बोलूंगा नहीं वरना वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला, फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। जो भी सर आपको पढ़ाएं बेटा, पीडब्ल्यू में सारे टीचर शानदार हैं, सारे टीचर जबरदस्त हैं, तो बस इस बात पे बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा करना है कि जो भी सर आपको पढ़ाएंगे शानदार पढ़ाएंगे, और आपके सिलेक्शन के लिए मेन से लेकर एडवांस तक के लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मेक नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स वेरी स्मार्टली, और बहुत जरूरी है कि नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर आप रोजाना बनाते हो, बढ़िया तरीके से बनाते हो, तो काफी जो है मैंने देखा है कि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनकी रिटेंशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहती है, काफी लंबे टाइम तक रिटेंशन वो रहता है, वो याद रख पाते हैं। और दूसरा जाहिर सी बात है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत आई तो वहां से आप देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको नहीं मिल पाया भैया समय, ठीक है, वो नोट्स बना पाए 2 घंटे के लेक्चर में, अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो पता चला 4 घंटे लग जा रहे हैं, 3.5 घंटे लग जा रहे हैं। हर बच्चे की लिखने की स्पीड अलग अलग होती है, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं लिख पाता है, किसी को इसके साथ प्रॉब्लम है, तो बुक है मेरी SKC। क्या प्रमोशन कर रहे हो? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, मैं फिर से बोल देता हूं, नोट्स आप अपने खुद बनाना। ठीक है, नोट्स आप अपने खुद बनाना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है, आपके अपने नोट्स ही आपको बनाने हैं। लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जो उन बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं या किसी कारणवश समय की कमी पड़ जा रही है, उनको स्कूल जा रहे हैं या वो स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तो भी उनकी स्पीड इतनी स्लो है कि कुछ चीजें मिस हो जाती है, बीमार हो गए, कुछ ऐसा कोई भी केस हो, तो आप ये बुक खरीद सकते हो। SKC सलीमियंस खोपचा कंसर्न बुक का नाम है। बुक का नाम है फिजिक्स क्रश। ठीक है, तो उसमें जो है हमारी 12th क्लास के जो है 12th क्लास की आ चुकी है, उसमें आपको बढ़िया कंटेंट प्रॉपर नोट्स के साथ मिल जाएगा और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, उसके बाद सॉल्व लास्ट 3 से 4 साल के जे मेंस के पीवाईक्यू, जे एडवांस के पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। तेरे पास फरवरी और मार्च का समय है, और ये मैं ऑन रिक्वेस्ट मेरे भाई आपसे कह रहा हूं, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो पिछले 4 साल के जे मेंस के और जे एडवांस के कोशिश करो फरवरी और मार्च में पीवाईक्यू लगाने की, क्योंकि आपके पास समय है। मैं मानता हूं कि आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि इतना समय भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो, कोशिश तो कर सकते हो ना। 4 साल के ना लगा पाओ तो 2 साल के लगा लो, लेकिन अगर आप ये लगा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कौन से सवाल? 11th क्लास वाले सवाल जो आप पढ़े हो, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा और आप देखना बहुत ही मोटिवेटेड सा फील करेंगे जब आप 12th क्लास में जाओगे कि भाई 11th क्लास की इतनी इतनी चीजें तो मेरे को आती है। ये प्लीज जरूर कर लेना, अगर आपको आती है फिर भी कर लेना। एक शेड्यूल बनाने ना, 10 15 16 चैप्टर है तेरे, ठीक है, 11th क्लास के फिजिक्स में, रोज एक चैप्टर निपटा, खत्म कहानी। 4-5 घंटे लेके बैठ, फिर देख कैसे नहीं होते। ठीक, अगला यूटिलाइज फरवरी एंड मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बोल चुका हूं, ऑलरेडी बोल चुका हूं, फरवरी और मार्च आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी, आधी फरवरी जो बच रही है, मार्च जो बच रही है, प्लीज इसका यूटिलाइजेशन कर लेना। अगर इसका यूटिलाइजेशन कर लोगे तो 12th में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओगे और टीचर भी उतने ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप 12th क्लास में गए और फिर आप बिना पढ़े पहुंच गए हो तो भाई टीचर भी परेशान है, तू कहेगा सर ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो इसलिए बेटर है फरवरी और मार्च का जो है, फरवरी और मार्च का टाइम
बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर लेना। जबरदस्ती की स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरी बनाते हैं कि यस सर, रोजाना की उनकी डायरी बदलती रहती है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट कभी नहीं करेंगे। ये नहीं करना है, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, जस्ट फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। अगर आप जब बैच में जाओगे, जो भी सर आपको पढ़ाएं, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ा रहे हो, जो सर बोलते जाएं ब्लाइंडली वही फॉलो करते चले जाना। सर ने बोला कि भाई साहब ये आज ये करना है, तो मतलब आज ये करना है। क्लियर है? और फरवरी और मार्च वो कर जो मैं तुझे बता रहा हूं, जो मैं यहां पे लिख चुका हूं। फिर देख तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अगला, फिजिक्स में यस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स यू में फेस, कुछ प्रॉब्लम्स तुम फेस कर सकते हो, जैसे 11th का टॉपिक्स, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। पेशेंस बना के रखना है, गिव अप नहीं करना है ऐसे केस में। नोट्स और नोट्स ये भी मैं आपको बता दिया हूं। टाइम मैनेजमेंट, आई होप इसकी कीमत अब तक आप समझ गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट की कीमत समझे। और यारी दोस्ती में, ग्रुपिंग में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इधर उधर सोशल मीडिया में अपना समय वेस्ट ना करें, और अपना समय मेरे भाई पढ़ाई पे लगाएं। क्योंकि कब रील्स स्क्रॉल करते 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 1 घंटा निकल जाता है, वो पता ही नहीं चलता, वो 1 घंटा वेस्ट हुआ है। और उसके बाद डिप्रेशन साला अलग होता है। और कभी कभी तो भाई साहब इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बाद में पता चलता है ये तो यूट्यूब की रील है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो प्लीज इन चीजों से यार थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपके लिए 12th क्लास बहुत क्रूशियल है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको 2-2 3-3 चीजें एक साथ कैरी करके चलनी है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चल रहा है, जो उस सब्जेक्ट की डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपना चीजों को फॉलो करते चले हैं। कुछ बच्चे लाइव और रिकॉर्डेड में कंफ्यूज रहते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लाइव लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि लाइव से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन अगर आप वही कंटिन्यूटी आप रिकॉर्डेड में मेंटेन रख सकते हैं, तो एट योर ऑन रिस्क आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। लेकिन वो तभी अगर आप रोज का रोज देखो तब। क्लियर है? लाइव एक बहाना होता है कि हम चलो सर से मिल लेंगे, ठीक है, सर से हाय हेलो कर लेंगे, सर से थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, ठीक है, या सर की डांट सुन लेंगे, सर से थोड़ा सा इंटरेक्ट हो लेंगे। तो ये एक बहाना होता है लाइव क्लास में आने का, तो जो बेसिकली आपको रोजाना 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 पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोनों ही अपनी जगह पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको ठीक लगे। पर्सनली तो मैं यही बोलूंगा लाइव इज बेटर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लाइव एक अच्छा बहाना होता है सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहने का। रिकॉर्डेड में ये होता है कि 2 दिन नहीं पढ़ा तो बच्चा तीसरे दिन फिर 3 लेक्चर एक साथ देख लेता है, तो उसमें फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उससे सवाल बनाने में उसको दिक्कत आती है। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी यही बात बोलूंगा, बेटा फरवरी मार्च जितनी मेहनत करनी है कर ले, क्योंकि स्कूल गोइंग वाले बच्चे, उनके पास समय की अक्सर कमी रहती है, काफी कमी रहेगी, क्योंकि तो सुबह स्कूल भी जाएगा, शाम को हमारी भी क्लास चलेंगी, 2 क्लास चलेंगी हमारी भी, ठीक। तो आपके लिए जाहिर सी बात है थोड़ा समय बहुत कम रहेगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि फरवरी और मार्च का समय बढ़िया तरीके से अपने 11th क्लास के बैकलॉग खत्म करने में लगा दे, ताकि जब उसके बाद अप्रैल के बाद तेरी क्लास स्टार्ट हो तो बढ़िया तरीके से तू फोकस कर सके। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिएगा। स्कूल में कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं, कुछ सब्जेक्ट गेम्स वगैरह के होते हैं जो बच्चे खेल रहे होते हैं, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो हमारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो आप उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई उसका बढ़िया तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा। इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये बच्चे सीखें कि फरवरी मार्च का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना होता है। बस मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको, जो इस छोटे से समय में मैंने कोशिश करी डिलीवर करने की कोशिश करी, आपको डिलीवर हो गई होंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जो मैंने बोला है बेटा वो जरूर करें, और जो मैंने बोला है वो नीचे कमेंट भी टाइप करेंगे, हाँ सर हम बढ़िया तरीके से फरवरी मार्च में अपने सारे के सारे बैकलॉग खत्म करेंगे।